एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा क्लास है ज्योग्राफिकल थॉट को आगे बढ़ाते हुए आज हम अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान के बारे में जानेंगे। और हमने पिछले वीडियोस में रोमन भूगोलवेत्ता और यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में चर्चा की हुई है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। यूट्यूब के चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। और आज हम अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानेंगे, इन्होंने किस प्रकार हमारे भूगोल के अंतर्गत योगदान अपना दिया है। तो कौन कौन से अरब भूगोलवेत्ता हैं, उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अरब है कहाँ पे। तो अरब आप देखिए, ये सऊदी अरब में जो रेड रेड सा कलर किया हुआ ये भाग है, यही आपका अरबी साम्राज्य का उदय वाला जगह है, ठीक है। और सऊदी अरब जिनका कैपिटल क्या है, रियाद, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अरब कहाँ पे, सऊदी अरब का पार्ट जो यहाँ बीच में जो आपको दिख रहा है, ये है अरब का भाग। इसको आपको ध्यान में रखना है वर्ल्ड मैप के अंतर्गत, ठीक है। अब जानते हैं अरब भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान रहा। तो 8वीं से 13वीं शताब्दी का काल जो है अरब भूगोलवेत्ताओं का काल माना जाता है। 8वीं से 13वीं शताब्दी का काल अरब भूगोलवेत्ताओं का काल माना जाता है। और इनके भूगोल के प्रति जो रुचि बढ़ी, उसका कारण क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। अरब साम्राज्य का विस्तार यूनानी देशों तक फैल जाना, मतलब अरब का विस्तार जैसे जैसे यूनानी देशों तक गया, वैसे वैसे इनके अंतर्गत भूगोल के बारे में रुचि बढ़ती गई और इनका जो योगदान है उनका भी विस्तार होता चला गया। अब दूसरा आते हैं परिवहन मार्गों का विकास। परिवहन मार्ग के विकास के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान करना प्रारंभ कर दिए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी चीज़ों के भूगोल के दृष्टिकोण से उनकी रुचि बढ़ती चली गई और उनका जो भूगोल के अंतर्गत योगदान है वो भी बढ़ता चला गया। तीसरा है भारतीय यूरोपीय संस्कृति से संपर्क बढ़ना। भारत और यूरोप के बीच में जैसे जैसे दोनों के बीच में संबंध प्रगाढ़ होता चला गया, दोनों की संस्कृति में संबंध प्रगाढ़ होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ कि दोनों के बीच में रुचि बढ़ी, भूगोल के बारे में, भूगोल के दृष्टिकोण से वो लोग सोचना प्रारंभ किए। और जो यात्राएं थी उसमें भी विकास हुआ, क्योंकि नौकायान से उस समय यात्राएं हुआ करती थी और उस समय की यात्राओं में भी काफ़ी विकास हुआ और भूगोल में उनका योगदान बढ़ता चला गया। अरब भूगोलवेत्ताओं ने प्राचीन युग के महत्वपूर्ण यूनानी एवं रोमन ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करके ज्ञान को संरक्षित किया। जो यूनानी ज्ञान थे, जो यूनानी और रोमन का जो ज्ञान था, उनको अरबी भाषा में अनुवाद करके उनके ज्ञान को संरक्षित करने का प्रयास किया। खलीफा अल मामून एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टॉलमी की पुस्तक, खलीफा अल मामून, इन्होंने टॉलमी की पुस्तक अल्माजेस्ट को अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, ठीक है। टॉलमी की पुस्तक कौन सा था, अल्माजेस्ट, जिसको किसने, खलीफा अल मामून ने अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। इसके अलावा स्वच्छ आकाश एवं जलवायु आदि कारकों ने अरबों के भौगोलिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन्होंने भूकेंद्रीय संकल्पना, जियोसेंट्रिक सिस्टम जो है, जियोसेंट्रिक सिस्टम को इन्होंने ग्रीक से ग्रहण करी है, ठीक है। जियोसेंट्रिक सिस्टम को ग्रीक से ग्रहण की थी। अरब भूगोलवेत्ताओं ने गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल के विकास, भौतिक भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। भौतिक भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल और गणितीय भूगोल, इन तीन में अरब भूगोलवेत्ताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें सर्वप्रथम आते हैं इब्न सीना। इब्न सीना को अरब जगत का भूगोल का पिता कहा जाता है। अरब जगत के भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इब्न सीना को। इन्होंने अरबी भाषा में विश्वकोश की रचना की, ठीक है, विश्वकोश की रचना की, जिसमें भौतिक भूगोल के खासकर पर्वत निर्माण, मिट्टी निर्माण आदि विषयों पर वर्णन प्रस्तुत किया। साथ ही
पर्वतीय भागों में अपक्षयण और अपर्दन का अवलोकन किया और बताया कि पर्वत का उत्थान होते ही अपर्दन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर आपको याद आ रहा है तो आपको ध्यान में होगा कि डेविस और पेंक का जो अपर्दन चक्र सिद्धांत आपने पढ़ा था उसमें इसका वर्णन है कि कैसे पर्वत के उत्थान के साथ अपर्दन क्रिया प्रारंभ होती है। तो डेविस ने क्या कहा था और पेंक ने क्या कहा था, तो ये जो लाइन है वो किसका था आपको याद होगा। तो पेंक महोदय ने बताया था कि जैसे ही पर्वतों का उत्थान होता है वैसे ही अपर्दन क्रिया भी साथ ही साथ प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो पर्वत के उत्थान के साथ जैसे कि ये पर्वत निर्माण होता है, अगर आप जाना चाहें इस थ्योरी पे तो ये थ्योरी पे आपको जाने के लिए भौतिक भूगोल में प्रवेश करना पड़ेगा। तो भौतिक भूगोल का थोड़ा सा आपको बताने का हम प्रयास करते हैं कि ये जो पर्वत का निर्माण हो रहा है इसी मतलब इनका उत्थान प्रारंभ होते ही, जैसे ही उत्थान हुआ वैसे ही अपर्दन क्रिया भी साथ ही साथ प्रारंभ हो गई है। ठीक है, अपर्दन में कौन से कारक आते हैं, हवाओं के माध्यम से, नदियों के माध्यम से जो अपर्दन क्रिया होती है, जो चट्टानों में विखंडन उत्पन्न होता है, उनमें घिसाव उत्पन्न होता है जिसके कारण चट्टानों में अपर्दन क्रिया प्रारंभ होती है। तो वो अपर्दन क्रिया उत्थान के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ती हूँ कि आपके इंडिया में सबसे पुरानी अपर्दित चट्टान, पुरानी पर्वत कौन सी है जो अपर्दित है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने क्या बताया, इब्न सीना ने अपर्दन का अवलोकन किया और बताया कि पर्वत का उत्थान होते ही अपर्दन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये तो सिद्धांत था हमने जो पढ़ा था पेंक और डेविस का, लेकिन सबसे पहले बताने का कार्य जो था वो इब्न सीना ने इसको कर दिया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे आएंगे अल बल्खी। अल बल्खी 1921 ईस्वी में इसने अरब व्यापारियों से जलवायु संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करके विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्र किताबुल अशकाल, ये पुस्तक का नाम है, इसको याद रखिएगा, किताबुल अशकाल की रचना की। ठीक है, अरब व्यापारियों ने जलवायु संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करके विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्र, विश्व का जो प्रथम जलवायु मानचित्र था वो किसमें रचना की है, किताबुल अस्काल की रचना की है। मानचित्र का नाम है किताबुल अस्काल। ठीक है, विश्व का प्रथम जलवायु मानचित्र, जलवायु मानचित्र को क्या बोला है, किताबुल अशकाल, किताबुल अस्काल। किसने, अल बल्खी ने। ठीक है, अब आते हैं अल मकसूदी 985 ईस्वी में। इन्होंने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 14 जलवायु प्रदेश, आपने कोपेन और थॉर्नविट का जलवायु प्रदेश तो पढ़ा ही था। अब सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया, जलवायु प्रदेशों में बांटने का कार्य किसने किया, अल मकसूदी ने। इन्होंने 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, अब आते हैं इब्न हाकल 10वीं शताब्दी ईस्वी में। महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या थी, अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्म, शेप ऑफ द अर्थ दूसरा, तीसरा है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इब्न हाकल की पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अल मसूदी के ऊपर। अल मसूदी ने क्या क्या कार्य किया है उसके बारे में जानते हैं। यह अपने समय का प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक था। ठीक है, इसने भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने कैस्पियन सागर में नौ संचालन करके निष्कर्ष निकाला कि यह एक बंद सागर है। कैस्पियन सागर में उन्होंने नौ संचालन का कार्य किया और पता लगाया कि यह बिल्कुल बंद सागर है। एक होता है ओपन सी,
खुला सागर और एक होता है क्लोज सी, बंद सागर। ठीक है, जो सारे स्थल से घिरा हुआ हो, चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए सागर को क्या बोलते हैं? बंद सागर। ठीक है, तो इन्होंने कैस्पियन सागर में नौ संचालन करके निष्कर्ष निकाला कि यह एक बंद सागर है। किसने? अल मसूदी ने। अल मसूदी ने, ये नाम याद रखिएगा। सागरीय जल में विभिन्न रंगों के पाए जाने का मुख्य कारण, सागरीय जल में विभिन्न रंगों के पाए जाने का मुख्य कारण लवणता की भिन्नता एवं वनस्पति की उपस्थिति को भी माना। इन्होंने, अल मसूदी ने, सागरीय जल में जो विभिन्न रंग पाए जाते हैं उसका कारण इन्होंने क्या बताया? लवणता की भिन्नता और वनस्पति की उपस्थिति। मतलब समुद्र के अंदर लवणता में भिन्नता है। आपने लवणता अगर पढ़ा होगा ओशियनोग्राफी में, तो आपने पढ़ा होगा कि कितने प्रकार के लवण हैं। ठीक है, और लवणता की भिन्नता एवं वनस्पति की उपस्थिति को माना। नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना। अपर्दन क्रिया जो होती है, इन्होंने नदियों को सबसे महत्वपूर्ण माना। अपर्दन क्रिया कितने प्रकार की होती है, कितने माध्यम से होती है? नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा, फिर आपके ग्लेशियर के माध्यम से भी होता है। तो इन सब के माध्यम से होता है, लेकिन इन्होंने, अल मसूदी ने, नदियों को अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना और निष्कर्ष में बताया कि महासागरों में पाए जाने वाले लवण का संबंध स्थलीय भाग से भी है। स्थल का भाग। अब लवण का जो इन्होंने मानने का कार्य किया है कि स्थल के भाग से भी महासागरों में लवण प्राप्त होते हैं। वो कैसे होता है? जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर के जाती हैं, और जहाँ पे समुद्र से मिलती हैं वहाँ पे स्थल के भी भाग समुद्र में मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि लवण का कारण स्थल भाग का भी है, स्थल भाग से भी संबंध है। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी क्या क्या थी? समय विवरणिका किताब, मुराज अल दहाब उपदेश एवं निरीक्षण, गजट निर्देश किताब मुराज अल दहाब किताब छोड़कर, मतलब ये जो दूसरा नंबर जो आप देख रहे हैं किताब मुराज अल दहाब को छोड़ करके, ये तीनों पुस्तकें अब नष्ट हो चुकी हैं। बस यही एक पुस्तक बची हुई है। ठीक है, अब आते हैं अल बरूनी के ऊपर। अल बरूनी, यह महमूद गजनवी, इनके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह महमूद गजनवी के बुलावे पे हिंदुस्तान आया था। ठीक है, किसके बुलावे पे? महमूद गजनवी के बुलावे पे हिंदुस्तान आया था। यहाँ रहकर, इंडिया में रहकर किताब अल हिंद नाम की पुस्तक की रचना की। ठीक है, इस पुस्तक में हिमालय की तराई में पाए जाने वाले जलोढ़ निक्षेपों के गोल पत्थर का वर्णन किया गया है। किताब अल हिंद किसकी पुस्तक है? अल बरूनी की। ठीक है, अल बरूनी ने ऊषा और सांध्य प्रकाश के कारणों को बताया कि जब सूरज क्षितिज से 18 डिग्री नीचे होता है तभी ये प्रकाश आकाश में बिखरती हैं। ठीक है, संध्या के समय जो आप प्रकाश, रेड लाइट जो आप देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा उस समय होता है, ट्यूब लाइट की तरह इन्होंने बताया। सांध्य प्रकाश के कारणों को बताया कि जब सूरज क्षितिज से 18 डिग्री नीचे होती है तभी ये प्रकाश आकाश में बिखरती है। एकदम रेडिश सा चारों तरफ फैल जाता है वो प्रकाश, आप देखेंगे संध्या के समय और सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है। तो उसने अपने पुस्तक रिसाला में दिन एवं रात की लंबाई में होने वाले अंतर एवं ध्रुवों पर 6 महीनों की दिन रात होने के बारे में बताया। ठीक है, रिसाला इनका एक और पुस्तक है, रिसाला। अब इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जानते हैं। अल कानून
अल मसूदी, इनकी सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल कानून अल मसूदी, दूसरा है तारिखुल हिंद, तीसरा है अथर अल बगिया रिसाला, चौथा। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक आप यहाँ पे देख रहे हैं किताबल हिंद, ये हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसको आपको ध्यान में रखना है। अल बरूनी की पुस्तक है किताबल हिंद। इसका पुस्तक कानून अल मसूदी टॉलमी की पुस्तक, कानून अल मसूदी टॉलमी की पुस्तक अल्माचेस्ट की तर्ज पर लिखी गई थी। इनका जो पुस्तक है अल कानून अल मसूदी, ये जो पुस्तक है ये किसके तर्ज पे है? टॉलमी की पुस्तक अल्माचेस्ट, ठीक है, उनके तर्ज पे है। संस्कृत से मूल पतंजलि का अरबी में अनुवाद किया। 11वीं शताब्दी को अल बरूनी काल के नाम से याद किया जाता है। 11वीं शताब्दी को अल बरूनी के काल से याद किया जाता है। अब आते हैं अल इदरीसी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, अरबी में इसे अल रुबारी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पुस्तक क्या है? ज्योग्राफिया न्यूबियंसिस, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड, दूसरा है ज्योग्राफिया न्यूबियंसिस, ये आप ध्यान में रखिएगा। अरबी में इसे अल रुबारी कहा जाता है, फर्स्ट नंबर जो है। और दूसरा, वैसे ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन याद रखिएगा, आपको एग्जाम में बताने का होगा। इब्न बतूता के बारे में, इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा की। इब्न बतूता भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा आप लोग ये नाम सुनते होंगे इब्न बतूता के बारे में। लगभग 75,000 मील की यात्रा की, जिसके कारण इसको अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अरब जगत का मार्को पोलो किसे कहा जाता है? इब्न बतूता को। यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हिंदुस्तान आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन हिंदुस्तान आया था? यह हमेशा क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है, इसको भी आप लोग रट लेंगे। इब्न बतूता जो किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हिंदुस्तान आया था। इसने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की। तुगलक ने इसको दिल्ली का कोतवाल और फिर चीन में तुगलक साम्राज्य का राजदूत बनाया। इनकी पुस्तक थी रेहला ऑफ ट्रैवल्स, ये याद रखिएगा, रेहला ऑफ ट्रैवल्स पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये याद रखिएगा, ठीक है। रेहला ऑफ ट्रैवल्स किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। अब आते हैं इब्न खालदून। इसे अंतिम महत्वपूर्ण अरब भूगोलवेत्ता माना जाता है। इसने अपनी पुस्तक मुकद्दिमा में मानव और पर्यावरण के संबंधों का वर्णन किया। इसके अनुसार उष्ण जलवायु के निवासी लापरवाह और सुस्त होते हैं, जबकि समशीतोष्ण जलवायु के लोग फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। जैसे ही गर्मी आती है तो आप देखते होंगे कि हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है, बहुत मन करता है कि दिन में बस सोते रहें, उठने का भी मन नहीं करता है। तो उष्ण जलवायु के निवासी, इन्होंने ऐसा माना कि उष्ण जलवायु, क्योंकि गर्मी वाला मौसम होता है, उष्ण जलवायु के निवासी लापरवाह और सुस्त होते हैं, जबकि समशीतोष्ण जलवायु के लोग फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। इसका विश्वास था कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की सघनता अधिक है, ठीक है। इनका विश्वास था कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की सघनता अधिक है, और ऐसा सही भी है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे कि स्थल भाग बहुत ही कम है और वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से आते हैं आपके महाद्वीप, तो वो भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये सारे भाग आते हैं।
तो वो सारे भाग में आप देखेंगे तो वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम पाया जाता है, और जो सघनता वाली जनसंख्या है वो आपके एशिया में है, आपके यूरोप में है। तो इस प्रकार से इनका कहना भी एक तरह से सही ही था। इसको प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने मानव पर्यावरण सह संबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में, तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको वो क्लास आपको मिलेगा, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। अब आते हैं अल याकूबी। इसने पश्चिम एशिया एवं भूमध्य सागरीय अफ्रीका के देशों के नगरों का भूगोल लिखा, अर्बन ज्योग्राफी अल याकूबी ने लिखा। अल जहानी, इसने अरब देशों और मध्य एशिया के मार्गों का उल्लेख किया। तो इस प्रकार से आपके अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में आपने जान लिया पूरे अच्छे तरीके से, और आप लोग अब इसको अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम में आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से आंसर को तैयार करें। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप हमें नोट्स तैयार करके भेज भी सकते हैं। हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे, फिर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप कोशिश करें कि नोट्स जब तैयार करें तो आप मुझे एक कॉपी ज़रूर सेंड करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करने का कोशिश करें। कमेंट में क्वेश्चन आप लिख के डाल सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है उससे जुड़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा सारा लिंक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।